तो आगे हम देखते हैं कि गोवन गुस्से में उठता है और उस गुंडे से कहता है कि कचरे को दो तरीके से ठिकाने लगाया जाता है, एक रिसाइकिल करके और दूसरा कंपोस्ट करके। लेकिन तुम सब ना ही रिसाइकलिंग के काबिल हो ना ही कंपोस्ट करने के। लेकिन तुम सभी तो मामूली कचरे हो, तुम तो इसके काबिल भी नहीं हो। तुम्हें कैसे ठिकाने लगाना है वो मुझे पता है। तभी उन गुंडों का बॉस अपने एक चमचे को गोवन को मारने के लिए भेजता है और वो गुंडा गोवन को मारने के लिए जाता है। तभी गोवन उसे पेपर में कैद कर लेता है और वो गुंडा सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। तभी गोवन पेपर को खोलता है और वो सभी देखते हैं कि उस गुंडे की फोटो पेपर में आ गई है। इसका मतलब कि वो उसमें कैद हो गया है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन तभी एक गुंडा भागता हुआ जाता है उसे मारने के लिए और वो उसे भी उसी पेपर में कैद कर लेता है। सारे गुंडे एक एक करके उसे मारने के लिए जाते हैं। गोवन उस पेपर को मोड़कर उन सभी को मारता है जिससे कि वो सभी पेपर में कैद हो जाते हैं और आखिरी में वो उन गुंडों के बॉस को भी पेपर में कैद कर लेता है। और यहाँ हम देखते हैं डोही को जो कि वॉशरूम में होती है और वो बार बार गोवन के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। वो जल्दी जल्दी अपनी लिपस्टिक ठीक करती है और बाहर आ जाती है। डोही बाहर आती है और गोवन से कहती है कि वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, पर अगर केक काटे बिना जाऊंगी तो ये डिसरिस्पेक्ट होगी, इसलिए मैं केक काटने के बाद ही जाऊंगी। जिसपे गोवन कहता है कि तमाशा खत्म हो चुका है तो अब तुम जा सकती हो यहाँ से। जिसपे डोही कहती है कि केक काटे बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। जिसपे गोवन कहता है कि कौन सा केक, वो केक तुम्हारे लिए नहीं था, आखिर मैं तुम्हारा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करूंगा। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब तुम यहाँ से निकलो। डोही उसकी रूडनेस और बदतमीजी भरी बातें सुनकर कहती है कि आज का दिन चाहे जैसा भी रहा हो, पर मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी ना मिलें और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और गोवन भी उस न्यूज़पेपर को जिसमें उसने गुंडों को कैद किया था उसे वॉशरूम में फेंक कर चला जाता है। यहाँ डोही काफी परेशान होती है क्योंकि उसे बार बार गोवन की बदतमीजी भरी बातें याद आ रही होती हैं और वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला कि हमारे बारे में किसने झूठा आर्टिकल छपवाया था। जिसपे उसकी सेक्रेटरी कहती है कि ये काम मैडम जू की बेटी सुआन का है जो कि आपकी इमेज खराब करना चाहती है, इसलिए उसने ये सब किया है। ये सुनकर डोही सोचती है कि आखिर ये लोग मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते। तभी डोही देखती है कि एक बिल्डिंग के ऊपर यही न्यूज चल रही थी कि मेरे ग्रुप का नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन बनेगा, जिसकी वजह से सभी के बीच में अगला चेयरपर्सन बनने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। और यहाँ हमें मैडम जू के फैमिली का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं मैडम जू के बड़े बेटे को जिसका नाम नोसुक है, पर मैडम जू उसे अपनी कंपनी संभालने के काबिल नहीं समझती। और नोसुक का एक बेटा भी है और मैडम जू की बेटी सुआन जिसका पति अब्रॉड में रहता है, जिसके दो ट्विंस बच्चे हैं ऑस्टिन और जस्टिन। और यहाँ हम देखते हैं मैडम जू के भाई का बेटा जिसका नाम जूसियोक है जो कि उनकी बाकी सारी कंपनियों का काम संभालता है। मैडम जू अपने बर्थडे के दिन फैमिली फोटोज लेने के लिए किसी का इंतजार कर रही होती हैं, जो कि होती है हमारी डोही, जिसे उन्होंने 17 साल पहले अडॉप्ट किया था। और डोही उनके लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान है उनकी फैमिली से बढ़कर, जिसे वो अपनी कंपनी हैंड ओवर करना चाहती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर वो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि मैडम जू का सपोर्ट उसके साथ है। और ये बात डोही अच्छे से जानती है कि ये सब मिलकर उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। और यहाँ डोही अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे अननोन नंबर से एक कॉल आता है जो कि मेरे ग्रुप के फाइनेंशियल टीम का हेड होता है जिसका नाम तैजुन था। और वो डोही को बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मेरे ग्रुप की नेक्स्ट चेयरपर्सन बन सकती हैं, लेकिन ये बात मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए आपको मुझे पर्सनली मिलना होगा। डोही उससे कुछ पूछने ही वाली थी तभी वो फोन कट कर देता है, पर डोही उससे दोबारा बात करने या मिलने के मूड में नहीं थी क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन सब चीजों में नहीं था। और डोही मिस सिन से कहती है कि आखिर हर कोई मुझे अपने घटिया प्लान में क्यों फंसाना चाहता है। तभी उसे मैडम जू का मैसेज आता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, पता नहीं मैं अपने आखिरी समय में तुम्हें देख पाऊंगी या नहीं। और डोही ये पढ़कर बहुत डर जाती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो मैडम जू अपने बेड पर लेटी हुई थी और डोही उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे लगता है कि अब मैडम जू नहीं रही। तभी मैडम जू आंखें खोलती हैं और कहती हैं कि बस भी करो, इतना मत चिल्लाओ, मैं तो बस सो रही थी। उन्हें ठीक देखकर डोही को सुकून मिलता है, पर उनकी इस हरकत से वो बहुत ज्यादा नाराज भी होती है और वो कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और वो जाने लगती है।
जिसपे मैडम जू उसे रोकते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जिसपे डूही उन्हें कहती है कि नहीं, वहाँ झूठे लोगों की एंट्री बैन है, और डूही नाराज होकर वहाँ बैठ जाती है। तभी मैडम जू एक केक निकालते हुए कहती हैं कि लो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पर डूही कहती है कि आपको पता है ना कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती। जिसपे मैडम जू कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब से अपना बर्थडे मनाओ और खुश रहना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। वैसे मेरे मरने की खबर सुनकर तुम्हें कैसा लगा? क्या मेरी सारी यादें तुम्हारे दिमाग में फ्लैशबैक की तरह चल रही थी? जिसपे डूही कहती है हाँ बिल्कुल, वो एक डरावनी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रही थी। आप हमेशा से सब कुछ ओवर ही करती आई हैं। कैसे आप मेरे कॉलेज में इतनी लंबी कार लेकर आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी फील हो रही थी। जिसपे मैडम जू कहती है कि हाँ वो तो मैंने इसलिए किया था ताकि बाकी स्टूडेंट्स तुम्हें किसी ऑर्फन चाइल्ड की तरह ट्रीट ना करें, और तुम तो कॉलेज छोड़कर ही भाग गई थी। जिसपे डूही कहती है कि अच्छा, तो फिर आपने मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड को पैसों का लालच देकर मुझे छोड़ने को क्यों कहा? जिसपे मैडम जू कहती है क्योंकि वो मुझे शक्ल से ही लूजर लग रहा था। जिसपे डूही कहती है कि अच्छा, तो फिर आपने उसे पैसों के बदले किताबें खरीदने के वाउचर्स क्यों दिए? जिसपे मैडम जू कहती हैं कि अरे वो स्टूडेंट है, आखिर वो पैसों का क्या करेगा, उससे किताबें ही खरीदेगा ना, तो मैंने किताबें ही दे दी उसे। और वो कहती है कि मैंने हमेशा से तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छा ही हो। जिसपे डूही कहती है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मेरा कोई धर्म नहीं है, आप ही मेरी सब कुछ हो। मैडम जू कहती है कि छोड़ो वो सब बातें, ये बताओ तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही? जिसपे डूही कहती है कि बहुत ही ज्यादा बकवास, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसकी सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, बाकी बातें तो वो बहुत ही ज्यादा बकवास करता है। जिसपे मैडम जू कहती हैं कि क्या वो तुम्हें हैंडसम लगा? उसकी फोटोज अच्छी नहीं आती, और वो अपने मोबाइल में उसकी फोटो दिखाती है। उसकी फोटो देखकर डूही कहती है कि नहीं, ये वो लड़का नहीं है, और वो उसका बिजनेस कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं तो किसी गोवन नाम के लड़के से मिली। तभी सेक्रेटरी मिस सिन आ जाती है और वो कहती है कि लगता है कि डेटिंग एजेंसी ने आपको गलत होटल का एड्रेस दे दिया था। जिसपे डूही सोचती है कि हाँ हो सकता है, इसीलिए वो इतना ज्यादा मुझसे इरिटेट हो गया था, मैं किसी गलत ही इंसान से मिलकर आ गई। और यहाँ हम देखते हैं गोवन को, जो कि अपने इंस्टीट्यूशन में होता है और स्टेज पर एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। गोवन आकर चेयर पर बैठता है और वो अपने मैनेजर से पूछता है कि आखिर जिन गायक की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए बोला था और तुम बैठे बैठे सो रहे हो। और उसका मैनेजर कोई और नहीं, वही भूखा आदमी था जिसने मछलियों के बदले में अपनी आत्मा का सौदा किया था, पर उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा लंबा चल रहा है। गोवन उसे डांट ही रहा होता है, तभी उसका मैनेजर लाइट्स का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ डूही की सेक्रेटरी गोवन को कॉल लगाती है और वो कहती है कि आज एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी सीईओ ने आपका काफी टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से वो आपको कंपनसेट करना चाहती हैं। जिसपे गोवन उसे बहुत ही बदतमीजी से मना करके फोन कट कर देता है। जिसपे डूही कहती है कि देखा ये कितना बदतमीज है, ये तो हर किसी से इसी तरीके से बात करता है। जिसपे मैडम जू कहती हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ब्लाइंड डेट ढूंढ देती हूँ। जिसपे डूही कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके मेडिकल चेकअप के बदले में ये एक ब्लाइंड डेट ही काफी है। जिसपे मैडम जू कहती हैं कि ठीक है, पर तुम्हें अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। और वो एक बॉक्स निकालती हैं जिसमें 2 अंगूठियां होती हैं और वो उसे दोनों उंगलियों में पहनाते हुए कहती हैं कि जब भी तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो तुम उसे ये पहना देना। और वो दोनों केक कट करते हैं। मैडम जू कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम 20 सालों से अपना बर्थडे नहीं मनाती हो, पर अब तुम इसे मनाया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तुम्हारे मम्मी पापा को गुजरे हुए। जिससे हमें ये पता चलता है कि डूही के बर्थडे वाले दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है। पर इस बार वो मैडम जू की खुशी के लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और केक भी कट करती है। और एक बार फिर मैडम जू उसके लिए लड़के देखने लगती हैं, जिसकी वजह से डूही काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ हम देखते हैं गोवन को, जो कि परेशान था, उसे बार बार अपने केक की याद आ रही थी और उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी उसका मैनेजर आता है और वो पूछता है कि आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? जिसपे गोवन कहता है कि कुछ नहीं, मैंने
सोचा था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैं मेरा फेवरेट केक खाकर उसे सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिसपे उसका मैनेजर पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आप इतनी देर से बिजी कहाँ थे। जिसपे वो कहता है कि वो एक ब्लाइंड डेट। तभी गायंग जो कि परफॉर्मेंस कर रही थी, वो अपना डांस छोड़कर वहाँ चली आती है और पूछती है कि क्या तुम डेट पर गए थे, क्या वो बहुत खूबसूरत है और क्या तुमने उसके साथ रात बिताई। जिसपे वो कहता है कि हे भगवान, इसके कान कितने तेज हैं, ये इतनी दूर से भी सुन लेती है। गुवॉन उसके सवालों से घबरा गया था और वो दोनों वहाँ से काम का बहाना देकर चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं डूही को, जो कि सुवान से मिलने के लिए अकेले ही निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तेजिन को, जिसने डूही को कॉल किया था सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और उसे मार देता है। और यहाँ हम देखते हैं गुवॉन को, जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अपने मैजिक के मदद से सारे काम कर रहा था। तभी वहाँ गायंग आ जाती है अपनी परफॉर्मेंस पूरी करके, और वो गुवॉन से पूछती है कि आखिर कौन थी वो लड़की जिसके साथ तुम डेट पे गए थे। तो गुवॉन परेशान होते हुए कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा जीना मुश्किल कर दोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। जिसपे गायंग कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ और मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं समझ सकता। तभी गुवॉन का मैनेजर मिस्टर पार्क कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा लंबे समय से उन्हें जानता हूँ और मैं उनसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ। और वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि गुवॉन ने मिस्टर पार्क का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो लंबे समय से उसके साथ जिंदा है। और गायंग गुवॉन को बहुत लंबे समय से पसंद करती है। गुवॉन दोनों की बहस सुनकर चिढ़ते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों मैंने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेले भी रह सकता हूँ। जिसपे मिस्टर पार्क कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बस आप जताते नहीं है। वैसे भी इतने लंबे समय से जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, अकेलापन तो आपको भी परेशान करता है। जिसपे गुवॉन कहता है कि नहीं, तुम्हें किसने कहा कि लंबे समय तक जिंदा रहना एक श्राप है, ये तो एक वरदान है और मैं इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि एक डीमन होना क्या होता है, मेरे पास इतनी सारी पावर्स हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत। गुवॉन को अपनी पावर्स और अपने डीमन होने से बहुत ही ज्यादा प्यार है। और यहाँ हम देखते हैं डूही को, जो कि सुवान को ढूंढने गई थी, पर वो उस होटल से पहले ही चेकआउट करके निकल चुकी थी। और वो वहाँ से एक बीच पर आ जाती है, जहाँ वो याद करती है अपने बचपन के दिनों को, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर खेला करती थी। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते सोचते कब रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। और वो देखती है कि 12 बज चुके थे और वो कहती है कि अच्छा है कि ये मनहूस दिन खत्म हो गया। तभी वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर आ जाता है और वो कहता है कि आपने कोई टैक्सी बुक की थी। जिसपे वो कहती है कि हाँ, और वो जाकर उस टैक्सी में बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। जब डूही की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशंस आए थे, जिसमें कि वो देखती है कि उसने जिस टैक्सी को बुक किया था उसकी लोकेशन उसकी टैक्सी से दूर दिखा रही है। और जब वो उस ड्राइवर की तरफ देखती है तो उसकी गर्दन पे कुछ खून का निशान लगा हुआ था, जिससे वो घबरा जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो। जैसा सेम निशान उस आदमी के ऊपर था जिसने तेजिन को मारा था। और वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम्हें ये पूछना चाहिए कि आखिर तुम किसकी वजह से मर रही हो, तुम्हारी मौत का कारण मैडम जू है। और वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने वाला होता है। डूही बहुत कोशिश करती है उससे बचने की, पर वो बच नहीं पाती है, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो मौका पाते ही उसे धक्का देकर भाग निकलती है। और यहाँ हम देखते हैं गुवॉन को, जो कि एक क्लॉक टावर के ऊपर होता है और वो अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है। एक ऐसा इंसान जो कि मुसीबत में हो और उसकी कुछ इच्छाएं हो, जिसे वो पूरी कर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सके और उसकी आत्मा का सौदा कर सके। तभी वो दूर से डूही को देखता है, डरी सहमी सी सड़कों पर अकेली भागती हुई, और वो कहता है कि मिल गई मुझे मेरी शिकार। और यहाँ डूही उस आदमी से बचकर भाग रही होती है और सामने से गुवॉन आते हुए उसे दिखता है। वो सोचती तो है कि वो उसके पास जाए, पर फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं ये भी उसके साथ मिला हुआ तो नहीं है। आखिर मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ, मैं चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई हूँ। पर फिर भी वो गुवॉन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, जिसपे गुवॉन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जिसपे डूही कहती है क्या तुम्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है, तुम्हें पता नहीं है उस आदमी के हाथ में चाकू है और मेरी जान खतरे में है। जिसपे गुवॉन कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। जिसपे डूही कहती है कि मैं बिना पढ़े कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। जिसपे गुवॉन वहाँ से जाने लगता है तो डूही कहती है ठीक है, इस वक्त बस तुम मुझे बचा लो, मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को तैयार हूँ। और
वो आदमी उसके पास आने लगता है। तभी गुवन कहता है कि वैसे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना किसी की मदद नहीं करता हूँ, पर इस आदमी से मुझे बहुत बुरी वाइब आ रही है। गुवन उस आदमी के पास जाता है उसे मारने के लिए। तभी डोही मौके का फायदा उठाती है और वो जाकर कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट करती है और वो उस आदमी को कार से उड़ा देती है। और गुवन सामने से चलकर उसकी तरफ आ रहा था और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही होती हैं, जिसे देखकर डोही घबरा जाती है और वो जाकर ब्रिज के पीछे छुप जाती है। तभी गुवन उसके पास आता है और कहता है कि कहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल तो नहीं गई हो, और वो अपना हाथ आगे करता है। डोही उसका हाथ पकड़ती है। तभी उसका क्रॉस का साइन चमकने लगता है और तभी सामने से वो आदमी कार लेकर उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। डोही तो डर जाती है, पर गुवन अपनी पावर यूज करने के लिए चुटकी बजाता है, पर उसकी पावर काम नहीं कर रही होती है और वो कार उन दोनों के नजदीक आ जाती है, जिससे डोही घबराकर नीचे गिर जाती है और गुवन भी उसके साथ ही गिर जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। गुवन पानी में बेहोश हो जाता है, पर डोही तैरकर ऊपर आने की कोशिश करती है, पर जब वो देखती है कि गुवन नीचे है तो वो उसकी मदद करने के लिए जाती है। जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो गुवन का क्रॉस का साइन डोही की कलाई पर ट्रांसफर हो जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। जब डोही की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो समंदर के किनारे है और गुवन वहाँ खड़ा होकर हैरानी से अपने हाथ को देख रहा होता है, क्योंकि उसका क्रॉस का साइन उसके हाथों पर नहीं था। डोही उठकर उसके पास जाती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। जब वो अपना हाथ अपने सर पर रखती है तो गुवन देखता है कि वो क्रॉस का साइन डोही के हाथों पर है और वो हैरान होता है। तभी एक समंदर की लहर पत्थर से टकराकर उनके ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन सब कुछ थम जाता है। पानी की बूंदें हवा में ही तैरने लगती हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।